नमस्कार दोस्तों, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यदि आप यूपी टेट या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट एक चैलेंज है आपके लिए। कारण यह है कि इसके क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी और एग्जाम ओरिएंटेड हैं। साथ ही साथ मैंने इसको सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया है। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। इसके क्वेश्चंस आपके लिए आपका एक एक कदम है जो आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण मनुष्य और पर्यावरण के बीच संबंध को स्पष्ट करता है? सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करना। मनुष्य और पर्यावरण का संबंध परस्पर निर्भरता पर आधारित होता है। मनुष्य जल, भूमि, वन, खनिज और अन्य संसाधनों का उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण इस संबंध का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक जल संसाधनों का उपयोग कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राग संधि प्रकाश राग की श्रेणी में आता है? फ्रेंड्स, संगीत से भी प्रश्न आते हैं यूपी टेट और सी टेट में, ध्यान दीजिएगा। सुपर टेट में भी आता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, भैरव। भारतीय शास्त्रीय संगीत में समय के अनुसार रागों का वर्गीकरण किया गया है। संधि प्रकाश राग वे राग होते हैं जिन्हें दिन और रात के संधि काल अर्थात सूर्योदय या सूर्यास्त के समय में प्रस्तुत किया जाता है। राग भैरव प्रातःकालीन संधि प्रकाश रागों में प्रमुख माना जाता है। इसका स्वभाव गंभीर, शांत और भक्तिपूर्ण होता है। संगीत की परंपरा में भैरव को अत्यंत प्राचीन और महत्वपूर्ण रागों में गिना जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आगे आपको और भी महत्वपूर्ण और रोचक क्वेश्चन दिखाई देने वाले हैं। भारतीय संगीत का संबंध विशेष रूप से किस वेद से माना जाता है? सामवेद। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें सामवेद का भारतीय संगीत से सबसे अधिक संबंध माना जाता है। सामवेद के मंत्रों का उच्चारण जो है गायन शैली में किया जाता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत की स्वर परंपरा का प्रारंभिक आधार सामवेद को माना जाता है। इसीलिए सामवेद को भारतीय संगीत का मूल स्रोत भी कहा जाता है। अल्फांसो एक प्रसिद्ध किस्म है। किसकी किस्म है फ्रेंड्स? आम की। अल्फांसो भारत की एक सर्वाधिक प्रसिद्ध आम की किस्मों में से एक है और यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में उत्पादित की जाती है। इसकी पहचान इसका उत्कृष्ट स्वाद, इसका रंग है और सुगंध के कारण होती है। भारत में दशहरी, लंगड़ा, चौसा, तोतापरी और अल्फांसो प्रमुख आम की किस्में मानी जाती हैं। अल्फांसो का निर्यात भी होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने के लिए सामान्यतः कौन सी विधि अपनाई जाती है? कंटूर विधि। पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि ढालदार होती है, इसीलिए वहां पर कंटूर विधि अपनाई जाती है। इस विधि में पौधों को समोच्च रेखाओं के अनुसार लगाया जाता है। इससे वर्षा का जल तेजी से नहीं बहता और मिट्टी का कटाव कम होता है। फलों, दानों में यह विधि विशेष रूप से उपयोगी मानी जाती है। पर्वतीय कृषि और बागवानी में कंटूर विधि का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। जेली निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक माना जाता है? पैक्टिन। जेली मुख्यतः फलों के रस से बनाई जाती है। अच्छी जेली बनाने के लिए पैक्टिन, चीनी, अम्ल का संतुलित अनुपात आवश्यक होता है। पैक्टिन एक प्राकृतिक पदार्थ है जो जेली के जमने में सहायता करता है। सेब, अमरूद और खट्टे फलों में पैक्टिन की मात्रा अत्यधिक होती है। निम्नलिखित में से आम की कौन सी किस्म बहुभ्रूणीय है? ओलूर। बहुभ्रूणीय बीजों में से एक से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं और आम की अधिकांश उत्तर भारतीय किस्में जैसे दशहरी, लंगड़ा और चौसा ये एक भ्रूणीय होती हैं, जबकि ओलूर एक प्रसिद्ध बहुभ्रूणीय किस्म का है और पौधा है और बहुभ्रूणीय पौधों से प्राप्त पौधों में आनुवांशिक समानता अधिक होती है। गार्डन रेक का उपयोग मुख्यतः किस कार्य के लिए किया जाता है? खरपतवार एवं सूखी पत्तियों के एकत्रीकरण हेतु। गार्डन रेक बागवानी का एक महत्वपूर्ण उपकरण है और इसका उपयोग मिट्टी की ऊपरी सतह को समतल करने, सूखी पत्तियों और खरपतवारों को एकत्र करने के लिए किया जाता है। बगीचों और लॉन की सफाई में यह अत्यंत उपयोगी होता है। दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नों का उत्तर रटने से काम नहीं चलता, आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। इसीलिए तथ्यों को जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मैं जो क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ जरूरी नहीं कि इसी तरह का क्वेश्चन आपके प्रश्न पत्र में आए। इसीलिए जो व्याख्या है आपके बहुत काम आने वाली है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। अचल संधि शरीर के किस भाग में पाई जाती है?
कपाल में। मानव शरीर में संधियां अस्थियों को जोड़ने का कार्य करती है। अचल संधियों में किसी भी प्रकार की गति संभव नहीं होती है। खोपड़ी की अधिकांश जो अस्थियां हैं अचल संधियों के द्वारा ही जुड़ी होती हैं, जिससे मस्तिष्क को पूरी सुरक्षा मिलती है। इसके विपरीत कोहनी, घुटना, कंधा यहाँ पर चल संधियों का उदाहरण है। शरीर में संधियों को चल, अचल और अल्पचल संधियों में वर्गीकृत किया जाता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका आंसर बहुत आसान है फ्रेंड्स, आप आंसर दीजिए। मैं चाहूंगी दोस्त आंसर दें, ज्यादा अच्छा लगता है। H2O। जल जो है दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर बना हुआ एक यौगिक है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछता है जल क्या है? मिश्रण है, यौगिक है, विलय, विलयन जो भी है, तो आप यौगिक है ये। इसका रासायनिक सूत्र H2O होता है। जल जीवन के लिए अनिवार्य है और पृथ्वी की सतह पर 71% भाग जो है जल से ही ढका हुआ है। शुद्ध रंग जो जल होता है ये रंगहीन होता है, गंधहीन और स्वादहीन होता है। मानव शरीर में रक्त की शुद्धि मुख्यतः किस अंग में होती है? गुर्दा, किडनी। मानव शरीर में गुर्दे जो है उत्सर्गी अंग माने जाते हैं और ये रक्त को छान कर इसमें उपस्थित जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं इनको बाहर निकाल देते हैं और अतिरिक्त जल को बाहर करते हैं। इसके साथ ही साथ ये पदार्थ मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्यतः 2 गुर्दे होते हैं और शरीर के आंतरिक संतुलन को बनाए रखने में इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किस प्रकार के वस्त्रों में सामान्यतः अरारोट का कलफ लगाया जाता है? सूती वस्त्रों में। अरारोट से तैयार कलफ का उपयोग मुख्यतः सूती वस्त्रों में किया जाता है। इससे कपड़ों में कड़ापन, चमक और आकर्षण आता है और सूती साड़ियां, शर्टों और विद्यालय की जो वर्दी होती है इसमें इनका प्रयोग ज्यादा किया जाता है। कलफ लगाने से कपड़ों की सिलवटें कम हो जाती हैं और ये व्यवस्थित दिखाई देते हैं। लार ग्रंथियों द्वारा कौन सा पाचक रस स्रावित किया जाता है? टाइलिन, सैलिवरी, एमाइलेज। लार ग्रंथियां मुख में लार का स्राव करती हैं जिससे टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। यह स्टार्च के पाचन की प्रक्रिया आरंभ करता है और उसे सरल शर्करा में बदलने में सहायता करता है। भोजन का रासायनिक पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है और इसी कारण टाइलिन को पाचन प्रक्रिया का प्रारंभिक एंजाइम माना जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा जल पौधों द्वारा सर्वाधिक मात्रा में ग्रहण किया जाता है? केशिका जल। मिट्टी में उपस्थित जल विभिन्न रूपों में पाया जाता है। इनमें केशिका जल पौधों के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है क्योंकि यह मिट्टी के कणों के बीच उपस्थित रहता है और जड़ों द्वारा आसानी से अवशोषित कर लिया जाता है। गुरुत्वीय जल नीचे की ओर बह जाता है जबकि आर्द्रताग्राही जो जल है यह मिट्टी के कणों से दृढ़ता से चिपका रहता है। दूध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत के लिए प्रसिद्ध भैंस की नस्ल कौन सी है? भदावरी। भदावरी भैंस अपने दूध में उच्च वसा प्रतिशत के लिए प्रसिद्ध है। इसका मुख्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का कुछ भाग माना जाता है। इसके दूध में वसा की मात्रा अन्य कई भैंसों की नस्लों की तुलना में अधिक पाई जाती है। गुल्ली डंडा किस फसल का प्रमुख खरपतवार है? गेहूं। गुल्ली डंडा गेहूं की फसल का एक प्रमुख खरपतवार है और इसकी प्रारंभिक अवस्था में यह गेहूं के पौधे जैसा ही दिखाई देता है जिससे पहचान करना कठिन हो जाता है। यह फसल के साथ पोषक तत्वों, जल और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करता है। इसके कारण गेहूं की उपज में कमी आ सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा भूक्षरण का कारक नहीं है? केचुआ। भूक्षरण मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत को हटने की प्रक्रिया है। जल, वायु और हिमनद इसके प्रमुख प्राकृतिक कारण है। केचुआ मिट्टी को भुरभुरा बना देता है और उसकी उर्वरा क्षमता को बढ़ाता है, इसीलिए यह भूक्षरण का कारक नहीं है। इंद्रधनुष में नीले रंग से पहले कौन सा रंग आता है? गहरा बैंगनी या इंडिगो। इंद्रधनुष सूर्य के प्रकाश के जल की बूंदों के अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। इसमें 7 रंग होते हैं: बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इस क्रम को विग्योर भी कहा जाता है। नीले रंग से पहले जामुनी या गहरा बैंगनी रंग आता है।
मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस का निर्माण करता है और पाचन, चयापचय और विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करने का कार्य करता है। यह ऊर्जा को संग्रहित करने और शरीर के संतुलन को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? लखनऊ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक हमें जरूर दीजिए। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी राज्य की प्रमुख एक सांस्कृतिक संस्था है और इसका उद्देश्य है चित्रकला, मूर्ति कला और अन्य ललित कलाओं के विकास और संरक्षण करना। यह कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदर्शनियों और कार्यशालाओं का आयोजन करती है। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? फीमर। फीमर नाम की ये जो अस्थि है, सबसे लंबी और मजबूत अस्थि है और यह हमारी जांघ में होती है। शरीर के भार को सहन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह कूल्हे को घुटने से जोड़ती है और चलने फिरने में सहायक होती है। प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी होती है? 3। लाल, पीला, नीला प्राथमिक रंग होते हैं। इन्हें मिलाकर अन्य सभी रंग बनाए जा सकते हैं, लेकिन इन्हें अन्य किसी रंग से नहीं बनाया जा सकता, इसीलिए इनको प्राथमिक रंग कहा जाता है। पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? हॉकी। पेनल्टी स्ट्रोक हॉकी खेल का एक नियम है। जब गोल करने की स्पष्ट संभावना को नियम विरुद्ध रोक दिया जाता है, तब यह दिया जाता है। इसमें खिलाड़ी सीधे गोलकीपर के सामने से गोल करने का प्रयास करता है। टेक ऑफ शब्द किस स्पर्धा से संबंधित है? लंबी कूद। लंबी कूद में खिलाड़ी दौड़कर एक निर्धारित बोर्ड से उछाल लेता है, जिसे टेक ऑफ कहा जाता है। इसके बाद उड़ान और अवतरण की प्रक्रिया होती है। बोनस लाइन किस खेल से संबंधित है? कबड्डी। कबड्डी में बोनस लाइन पार करने पर खिलाड़ी को अतिरिक्त अंक मिलता है और इसके लिए उसे बिना आउट हुए अपने पाले में वापस लौटना भी पड़ता है। यह नियम खेल को अत्यधिक रणनीतिक और रोमांचक बनाता है। दोस्तों, इस तरह से हमारे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो हमें एक लाइक जरूर दें और हाँ, अगर इसी तरह के प्रैक्टिस सेट को आप हल करना और भी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम मिलेंगे आपसे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।